हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? अच्छा, मेरा नाम बज गोविंद है। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी का कुछ चैप्टर सिखाऊंगा। ठीक है, दो फिफ्थ चैप्टर जो है आपके वो सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजी में जीवित वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन किन चीजों को हम जीवित कहते हैं? कोई बता सकेगा? कौन कौन से वस्तुओं को हम जीवित कहते हैं? बताओ, जो भी मन में है बताइए। क्या टेबल जीवित है? नो। क्या पौधे जीवित हैं? पौधे जीवित नहीं है। हाँ, तो पौधे जीवित क्यों हैं? टेबल भी तो लकड़ी से बना है, लेकिन लकड़ी में जीव नहीं है, तो पौधे में क्यों है? तो ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग सोचो कि आ, हाँ, तो ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग सोचो कि किन चीजों को जीवित कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, जैसे पौधों को हम जीवित कहते हैं, लेकिन लकड़ी जो पौधे मतलब पेड़ काट कर मिलते ये जीवित नहीं है। तो ऐसा क्यों है? हम्म इसके बारे में आप लोग सोच सकते हो। और और भी चीजें के बारे में सोच सकते हैं। अगर पौधों को हम जीवित कहते हैं, और किस किस चीजों को हम जीवित कहते हैं बताइए। मनुष्य को, ओके। और हाँ, जीव जंतु। ठीक है, जंतु। फिर अगर आप लोगों को, हाँ बोलिए। पक्षी, हाँ। गुड। और अगर आप लोगों को जुकाम हुआ है तो कहते हैं ना कि वायरस की वजह से हुआ है, या अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो वो बैक्टीरिया, वायरस, वो सब जीवित है। ये सब चीजें हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनको भी जीवित मानते हैं, है ना? ठीक है, तो हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि जो चीज जीवित है, उनके सबसे मूल चीज क्या होता है। जो भी चीजें जीवित होते हैं, कोशिका। कोशिका, वेरी गुड। तो इसको कहते हैं कोशिका। इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं, है ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये कोशिका के बारे में, जो सभी जीवित वस्तुओं में है और जो सभी जीवित वस्तुओं की संरचना और जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब इसी की वजह से होते हैं, कोशिका की वजह से। ठीक है, कोशिका के बारे में पता है आप लोगों को? सुना है पहले? किसी ने बताया ना कोशिका? तो इसके बारे में सुना है पहले? क्या क्या पता है आप लोगों को? कोशिका दो प्रकार की होती हैं। अच्छा, ओके। कौन कौन से है? एक कोशिकीय जीव, हाँ, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अच्छा, ठीक है। तो एक कोशिक जीव क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कोशिका होता है। जैसे कि मैंने कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताया, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो सिर्फ एक कोशिका से उनका पूरा स्ट्रक्चर एक ही कोशिका है। लेकिन मनुष्य, पौधे, पक्षी, ये सब बहुकोशिक जीव है, क्योंकि इनमें एक से अधिक कोशिका है, और ये एक से अधिक कोशिका मिलकर एक
पूरा जंतु बन जाता है। तो इसलिए इनको बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के जीव जंतु है। एक्चुअली दो तरह की जीव है ये। एक कोशिक जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होता है, और बहुकोशिक जीव जिनमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं। तो इस चैप्टर आप लोगों के चैप्टर का नाम भी ये है कि जीवन की मौलिक इकाई। तो कोशिका को कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि मैंने बताया कि सभी जीव जंतुओं में कोशिका होते हैं, और इसी कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। तो इस इकाई के बारे में समझते हैं। क्या है इकाई? मतलब यूनिट, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। अगर ये शब्द आप लोगों ने मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में देखा होगा कि यूनिट कहते हैं। अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसको अगर 10 सेंटीमीटर कहते हैं, तो इसका 1 सेंटीमीटर को हम यूनिट कहते हैं। देखा है आप लोगों ने फिजिक्स मैथ्स में? हाँ, मात्रा। अच्छा ठीक है, हाँ मात्रा कहते हैं ना। हाँ, मात्रक, मात्रक, ठीक है। तो ये मात्रक आप लोग जानते हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो ये 1 सेंटीमीटर को हम एक मात्रक कहते हैं। तो ऐसे 10 सेंटीमीटर बन के ये डिस्टेंस बनता है। इसी तरह किसी भी मेजरमेंट में ये यूनिट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप सोच सकते हैं कि आप लोग जो बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग किस चीज से बने हैं? बिल्डिंग में ऐसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं। तो आप लोग अभी एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं, तो वो एक कमरा है। ठीक है, तो एक कमरा एक बिल्डिंग की इकाई बन गई। लेकिन एक कमरा जो है किससे बने? अगर आप चारों ओर देखेंगे तो कमरे में दीवार है ना। तो बहुत सारी दीवार और छत और फ्लोर जो है, इन सब से बने कमरा। तो ये दीवार इसकी इकाई बन गई, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, और ये दीवार अगर देखेंगे आप लोग, तो दीवार किससे बने हैं? दीवार ईंटों से बने हैं, है ना। तो ये हर एक ईंट जो है ये इस यूनिट जैसा है, क्योंकि बहुत सारे ईंट से बने हैं दीवार, बहुत सारी दीवार से बने हैं कमरा, कमरे से बनते हैं बिल्डिंग, मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग और किसी भी बिल्डिंग। तो इस तरह ये जो बिल्डिंग का सबसे बेसिक यूनिट है वो है एक ईंट, क्योंकि ईंट से ही इसकी स्ट्रक्चर बनती है। संरचना जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ईंट से बनते हैं। ये समझ आया आप लोगों को? इसी तरह जो भी जीवित वस्तु है, अगर वो पक्षी है या मनुष्य है या पौधे, ये भी कमरा जैसा है, यानी एक बिल्डिंग जैसा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं उसके अंदर। जैसे कि मनुष्य के बारे में सोचेंगे तो अब अगर खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम है, श्वसन के लिए एक सिस्टम है, प्रजनन के लिए एक सिस्टम है। तो ये अलग अलग नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और उसकी नर्वस सिस्टम जो है, तो अलग अलग अंग तंत्र से बनते हैं एक जीव, और ये कमरे जैसे हैं। और लेकिन ये हर एक सिस्टम जो है उसमें भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स जो है, हार्ट है, तो वो सब इस तरह के छोटे छोटे कमरे जैसे हैं और दीवार जैसे होते हैं। और किसी भी ऐसे एक अंग लेंगे तो वो भी किसी टिश्यू से बना होता है। मतलब ऊतक, जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर है, कोशिका के बाद आप जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है ऊतक, यानी टिश्यू। लेकिन वो टिश्यू जो है वो एक दीवार जैसे है। वो टिश्यू कोशिका से बने हैं।
ठीक है। तो बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनता है और अलग अलग तरह की ऊतक मिलकर अंग बनता है, मतलब जो ऑर्गन्स है, हृदय, लंग्स वगैरह, और ये ऑर्गन्स मिलकर एक अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सिस्टम बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम से बने हैं इस तरह की बहुकोशिक जीव। ये सिर्फ बहुकोशिक जीव के बारे में, क्योंकि बहुकोशिक जीव में ही अलग अलग कोशिका होते हैं। जब अलग कोशिका होंगे तभी ऊतक बन सकते हैं ना। एक कोशिक जीव में ये नहीं होते। एक कोशिक जीव में सिर्फ एक ही कोशिका होता है जो सभी काम करते हैं। तो जो कोशिका है उससे बनते हैं ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव। तो जितनी भी बहुकोशिक जीव है उनको आप ले लीजिए, वो जीव किसी भी अंग तंत्र से बने होंगे, मतलब उस जीव के अंदर बहुत सारे अंग तंत्र होंगे, जैसे कि पचन और श्वसन, इन सब के लिए जो सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब है अंग तंत्र। और ये प्रत्येक अंग तंत्र का अपने अंग और उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में है हार्ट, हृदय जो है, और हाँ ब्रेन जो है, ये सब अलग अलग अंग होते हैं। और ये हर एक अंग किसी टिश्यू से बने होते हैं। इसके बारे में आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में। तो ये टिश्यूज मिलकर जो भी अंग है वो बनते हैं, और ये टिश्यूज जो है वो कोशिका यानी सेल से बनते हैं। सर कोशिका किससे मिलकर बनती है? कोशिका किससे बनते हैं? गुड क्वेश्चन। तो कोशिका किससे बनते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक कोशिका के अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें होते हैं, उसको कहती है कोशिका अंग। इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। ओके। तो हमने देखा कि कोशिका जो है वो दो तरह में मौलिक इकाई है जीव के। एक है संरचनात्मक रूप में, मतलब जैसे हमने ईंट के बारे में देखा, जो स्ट्रक्चर है जीव के, वो स्ट्रक्चर के बेसिस, वो स्ट्रक्चर के आधार एक्चुअली कोशिका है। क्योंकि अलग अलग कोशिका इस तरह होते हैं, इसीलिए प्रत्येक जीव का संरचना अलग तरह से होते हैं। कि अगर आप लोगों ने पौधों को छूते हैं तो पौधों की टेक्सचर जो है वो उस तरह इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो कोशिका है वो एक प्रत्येक तरह के होते हैं। क्योंकि वो उस तरह की कोशिका है इसलिए वो पौधे या अगर किसी भी दूसरे जंतुओं को आप महसूस टच करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है क्योंकि उसके जो कोशिका है वो अलग तरह के होते हैं। तो इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं कोशिका को, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कोशिका से बना है। ठीक है। और दूसरी तरह उसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं कोशिका को। क्यों? क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन पूछा था ना कि किन किन चीजों को आप जीवित कहते हैं। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सभी में कुछ ऐसे प्रक्रिया होते हैं जो जीवित वस्तु में जो लकड़ी में नहीं होता है लेकिन पौधे में होता है। जैसे कि
वो उगते हैं, उसका वृद्धि होती है और प्रजनन होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे उत्पन्न होता है और ये खाना खाते हैं, किसी भी तरह के खाना। तो जैसे कि पौधे क्या लेते हैं, मिट्टी से पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसी तरह मनुष्य जो है वो खाना खाते हैं और अलग अलग जीव जंतु हैं, वो भी कुछ तरह की एनर्जी प्राप्त करते हैं और उससे कुछ क्रिया करते हैं। तो ये जितने भी क्रिया एक जीव और जीवित वस्तु करता है वो एक्चुअली इस कोशिका के अंदर होता है। तो डाइजेशन के जो काम है वो एक्चुअली डाइजेशन के पूरे काम कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर आपने वो डायग्राम देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, देखे आप लोगों ने? हाँ, पाचन तंत्र के वो डायग्राम देखे आप लोगों ने? एक ऐसे ईसोफेगस है, हाँ, तो ये पिक्चर देखा होगा ना आप लोगों ने पहले? यस, ओके, इसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। यस, ओके, पाचन तंत्र जो है, तो ये अलग अलग अंगों से बना है। तो पाचन तंत्र क्यों होते हैं मनुष्य के शरीर में? करेक्ट। तो वो पचाने की जो क्रिया है, वो फंक्शन जो है, जो जिससे ये जंतु जीवित रहता है, वो एक्चुअली कहाँ पे होता है? इन सब अंगों में होता है। लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये प्रत्येक अंग जो है ये कोशिका से बने हैं। तो एक्चुअली इस स्टमक में जब कह रहे हैं कि इसमें पाचन होता है, तो वो एक्चुअली कोशिका के अंदर कुछ हो रहा होता है। इसी तरह आप लोगों ने वो श्वसन की जो तंत्र है, तो ये इसको क्या कहते हैं? लंग्स। हाँ, लंग्स। ये लंग्स जो है, इसमें जो भी प्रक्रिया होते हैं वो एक्चुअली कोशिका के अंदर होते हैं। तो लंग्स क्यों होते हैं? ताकि ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे सके ब्लड से। तो वो जो होता है वो कोशिका के अंदर होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शन यानी जीवित रहने के लिए जो भी, तो जो जितने भी ये क्रिया होते हैं, जैसे कि पाचन या श्वसन, ये सब एक्चुअली कोशिका के अंदर होते हैं। तो इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं और क्रियात्मक इकाई भी। ये समझ आया? जितने भी जीव जंतु होते हैं, तो सभी जीव कोशिका से बने हैं और कोशिका मौलिक इकाई है। तो आज हमने ये दोनों चीज जानी कि जितने भी जीव होते हैं वो कोशिका से बने हैं, संरचनात्मक रूप में भी और क्रियात्मक रूप में। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो भी कोशिका की वजह से है, और जो भी काम करते हैं एक जीवित वस्तु वो भी एक्चुअली कोशिका की वजह से है। तो ये एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कोशिका ही जीव के सबसे मौलिक इकाई है, यूनिट जो है वो कोशिका ही है। इसको कहते हैं सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत। ठीक है कि इस एजम्पशन को, कि हम ये मानते हैं कि सभी जीव वस्तु कोशिका से बने हैं और कोशिका ही उसकी मौलिक इकाई है, इस सिद्धांत को कहते हैं सेल थ्योरी। इसको 1839 में और 1838 इसमें स्लीडन और स्वान,
ये दो वैज्ञानिकों ने इस ऐसे एक सिद्धांत प्रपोज किया कि सभी जीव जंतु जो है वो कोशिका से बने हैं और कोशिका एक मौलिक इकाई है। तो इसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत कि सारे जीव जंतु कोशिका से बने हैं। और ये 1838-39 में हुआ था कि मतलब इससे पहले हम ये मानते नहीं थे कि जीव कोशिका से बने हैं, लेकिन तब से आज तक हम यही मान रहे हैं कि जितनी भी जीव जंतु हैं वो कोशिका से बने हैं। लेकिन इससे भी बहुत साल पहले 1665 के टाइम में पहली बार किसी ने कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट हुक। वेरी गुड। तो ये रॉबर्ट हुक ने कैसे पता लगाया कोशिका को? क्या आप लोग देख सकते हैं किसी भी कोशिका को अभी? तो रॉबर्ट हुक ने कैसे पता लगाया कि कोशिका होते हैं? ठीक है, ये समझ आया कोशिका सिद्धांत क्या होता है? हाँ, तो ये स्लीटन और स्वान ने प्रपोज किया है और इससे बहुत साल पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया। लेकिन कैसे पता लगाया? क्योंकि कोशिका बहुत छोटी चीज है। सर, कॉर्क की छाल से माइक्रोस्कोप से देखा था उन्होंने। वेरी गुड, ओके। तो माइक्रोस्कोप क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि कॉर्क जो है वो हम देख सकते हैं, जो बॉटल के ढक्कन में यूज करते हैं कभी कभी, तो वो कॉर्क हम देख सकते हैं। लेकिन ये कॉर्क कोशिका से बने हैं, ये कोशिका हम नहीं देख सकते आंखों से, तो इसीलिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ा। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज है जिसमें लेंसेस रखे होते हैं ताकि जो भी सबसे छोटे वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु भी बड़ा दिख सके। ठीक है, तो इस तरह की माइक्रोस्कोप की वजह से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में इस तरह के स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि मधुमक्खी की छत्ते होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर देखे। तो क्योंकि ये छत्ते में ऐसे दिख रहा है जैसे कि अलग अलग कमरे हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल रखा। कि सेल का मतलब है जैसे कि जेल में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं उसको भी सेल कहते हैं, क्योंकि सेल का मतलब है छोटा सा कमरा। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये छोटे छोटे कमरे के जैसे दिखता है तो उसको सेल कहते हैं, इसीलिए हम आज भी इसको सेल कहते हैं कोशिका को। लेकिन ये कॉर्क जो है ये एक जीवित वस्तु नहीं है, ये वो लकड़ी की जैसा है जो एक बार पौधे में थे लेकिन अभी वो जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें एक कोशिका है। लेकिन ये कोशिका कोई भी काम नहीं कर रही, ये निर्जीव है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप लोग कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका देखे थे माइक्रोस्कोप में वो जीवित कोशिका नहीं थे, वो निर्जीव थे, क्योंकि वो कॉर्क में देखे थे। कॉर्क जीवित नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग जो डेस्क पे बैठे हैं वो लकड़ी से बने हैं, तो वो लकड़ी में भी एक्चुअली कोशिका है, क्योंकि वो एक बार पेड़ में हुआ करते थे, तो उसमें भी कोशिका है, लेकिन वो कोशिका भी निर्जीव है। लेकिन 1674 में ल्यूवेनहॉक ने, एंटन ल्यूवेनहॉक, वो एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवित कोशिका इसी तरह माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। कहां से देखा उन्होंने? तालाब, हाँ यस गुड, वो तालाब के पानी में, क्योंकि तालाब के पानी में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, अमीबा, वो सब होते हैं, इसलिए तालाब के पानी जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसमें उन्होंने ऐसी जीवित कोशिका देखी जो मूव कर रहे थे। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने ये जीवित कोशिका देखी।
तो ये कुछ हिस्ट्री है कि कैसे हमें पता लगा कोशिका के बारे में, और ये भी समझ आया आप लोगों की कोशिका जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं तो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। ओके, तो किसी ने पूछा कि कोशिका के अंदर क्या होता है ना? तो ये डिटेल में अगली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन हर एक कोशिका में 3 चीजें होते हैं। वो है केंद्रक, कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली। तो ये 3 चीज हर एक कोशिका में होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी जीव जंतुओं में ये कोशिका है, तो उसका एक कवरिंग होता है जिससे वे बाहर की चीजों से उसको अलग कर देते हैं। इसके लिए कवरिंग होता है, वो है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, और इस कवरिंग के अंदर एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और इसके बीच में एक चीज होता है, इसको कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, ये सभी कोशिका के स्ट्रक्चर है। लेकिन कोशिकाएं अलग अलग तरह की हो सकते हैं। जैसे अभी मनुष्य के शरीर में ही अलग अलग तरह के कोशिका होते हैं। तो जब कोशिका अलग तरह के होते हैं तो वो केंद्रक अलग काम करने लगते हैं, प्लाज्मा झिल्ली अलग काम करने लगती है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग दिखने लगता है। जैसे कि जो ब्रेन है वो ब्रेन न्यूरॉन से बना है। हाँ सर न्यूरॉन क्या है? हाँ, तो न्यूरॉन एक कोशिका है जिससे ब्रेन बने हैं। तो ब्रेन एक अंग है और वो अंग अलग अलग कोशिका से बने, तो वो कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। ये भी कोशिका है, लेकिन इस कोशिका को देखो और इसको देखो, ये अलग दिखते हैं लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक ही है। ये बीच में केंद्रक है, इसकी एक कवरिंग है, प्लाज्मा झिल्ली है यहाँ पे, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य है। ठीक है, लेकिन ये दिखने में अलग दिखते हैं, लेकिन ये भी एक कोशिका है, ये भी एक कोशिका है। ये मैं न्यूरॉन का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप समझ सके कि कोशिका अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इस तरह ड्रॉ करते हैं और इसकी ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अलग तरह अलग शेप के भी हो सकते हैं, अलग स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। तो न्यूरॉन एक एग्जांपल है। अच्छा, ओ ये, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये कोशिका द्रव्य इसमें भी होता है, केंद्रक इसमें भी होता है, और प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी होता है। इसी तरह अगर किसी पौधे की कोशिका लेंगे तो पौधों की कोशिका कुछ इस तरह दिखते हैं। और इसमें और भी अलग अलग चीजें होते हैं जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यह जानिए कि पौधे की कोशिका में भी, क्योंकि वो भी अलग दिखते हैं, लेकिन उसमें भी केंद्रक होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली होते हैं, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें होते ही है हर एक कोशिका में। अगर ये मैंने बहुकोशिक जीव के एग्जांपल्स दिए, लेकिन एक कोशिक जीव में भी, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में भी एक केंद्रक होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, और कोशिका द्रव्य होते हैं। लेकिन ये अमीबा सिर्फ इतने ही है, एक कोशिका से ही बने हैं पूरा अमीबा। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य की एक नर्वस सिस्टम इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन से बने हैं, कोशिका से बने हैं। पौधे जो हैं इस तरह के बहुत सारे पादप कोशिका से बने हैं।
तो आगे ये क्लासेस में हम देखेंगे कि हर एक चीज क्या काम करते हैं कोशिका के अंदर, केंद्र का क्या कार्य है, कोशिका द्रव्य क्या कार्य है, और प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है, और अलग अलग छोटे छोटे और भी चीजें हैं, कोशिका अंग जो कहते हैं वो भी है कोशिका के अंदर, और उनका भी कार्य देखेंगे और संरचना देखेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और क्या क्या काम करते हैं कोशिका में। ठीक है, वीडियो की आवाज आ रही है? Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its ये सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका को अलग कर देते हैं। ठीक है, और फिर है उसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। हाँ, समझ आ गई ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और बाहर की जो कवरिंग है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category तो जो उसके अंदर जो दिख रहा है डीएनए जो कहा, वो केंद्रक में आता है। तो ये केंद्रक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि डीएनए क्या होता है और केंद्र के अंदर क्या कार्य करता है। ठीक है, category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. ये न्यूक्लियस है केंद्रक। ठीक है, Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में जब हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे तब ये जानेंगे कि दो तरह की कोशिका होते हैं, और वो आगे के क्लासेस में करेंगे। ठीक है, A nucleus or membrane enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. ये ऑर्गेनल जो है वो है कोशिका अंग, जो कोशिका के अंदर होते हैं। Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA. ठीक है, तो वो देखा आप लोगों ने कि एक कोशिका कैसे दिखता है, और ये तीन चीजें समझ आए आप लोगों को कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो ऊपर के कवरिंग होते हैं, और उसके अंदर जो है वो है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, वो एक द्रव्य है, लिक्विड है, और उसके बीच केंद्रक होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये तीन चीजें हर एक कोशिका में होते हैं। जिस तरह वो दिखते हैं वो मैटर नहीं करता है, कि सभी कोशिकाओं में ये तीन चीजें होते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि और भी छोटे छोटे चीजें हैं रेड ब्लू कलर के, वो छोटे छोटे चीजों को कहते हैं कोशिका अंग। वो कोशिका में अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को अभी तक जो मैंने पढ़ाया? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक, ओके, तो वो अभी वीडियो में देखा ना, एक चीज है, सर्कुलर चीज है कोशिका के बीचों बीच, उसको केंद्र कहते हैं। लेकिन ये केंद्र क्या करते हैं वो अभी डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा मैं, अगली क्लासेस के आगे के क्लासेस में। लेकिन इसका मेन कार्य ये है कि ये कोशिका, मैंने कहा कि कोशिका जीव के सभी प्रक्रिया को कोशिका के अंदर होते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है कोशिका की क्या क्या कार्य कहां से होगा, वो केंद्रक है। तो केंद्रक को कंट्रोल सेंटर कहते हैं।
कि वो तय करता है कि कोशिका कौन कौन से कार्य करेगा और कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब केंद्र के अंदर तय होता है। ठीक है सर, हाँ पूछो। हर कोशिका का आकार अलग अलग होता है। हाँ कोशिका का आकार अलग अलग होता है क्योंकि कोशिका कोई चीज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो वो जो भी कार्य करते हैं उसके हिसाब से उसका आकार अलग होता है। जैसे कि मैंने न्यूरॉन का एग्जांपल दिया, ये न्यूरॉन का ये अगर आप लोग देखेंगे तो एक्सॉन कहते हैं इसको, ये बहुत लंबा है। ये लंबा इसलिए है क्योंकि अगर ब्रेन में एक न्यूरॉन है और वो हाथ तक उसको पहुंचना होगा ताकि ये हाथ को मूव कर सके यहाँ से, तो इसके लिए ये लंबा होता है ताकि यहाँ दूर दूर तक जा सके। तो वो कार्य करने के लिए इसका आकार अलग से हो गया है। ठीक है। इसी तरह पादप की कोशिका जो है वो, क्योंकि पादप कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहां पर उसको बहुत स्ट्रांग रहना होता है और कहीं कहीं उसको सॉफ्ट रहना होता है, तो उसकी हिसाब से वो पादप कोशिका के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं ताकि वो अलग काम कर सके। और कोई क्वेश्चंस हैं? सर, ऐसा क्या होता है जब मनुष्य खत्म हो जाता है, क्यों होता है? मृत्यु हो जाती है तब ये कोशिका में जो कार्य होते हैं वो नहीं होते उसके बाद। ये मनुष्य की बात ही नहीं, सभी जीवित वस्तुओं में जब वो जीवित नहीं होते हैं तो वो कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं वो होते नहीं उसके बाद। जैसे कि श्वसन, ये पाचन, ये सब नहीं होते उसके बाद। वो पौधों में भी ऐसे ही है, अगर एक पौधा निर्जीव हो गया तो उसके कोशिका में ये काम बंद हो जाता है। और जब ये जीवित होते हैं उसमें ये केंद्रक है ना, केंद्रक में जो डीएनए है वो इस सभी कार्यों को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो आप लोग कुछ साल पहले कोविड हुआ था, कोरोना वायरस के, है ना, तो वो कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस की वजह से हुआ है। तो उस समय में भी बायोलॉजी की नॉलेज से ही हम ये जान सके कि कैसे वो वायरस मनुष्य को इन्फेक्ट करते हैं, कैसे वो वायरस मनुष्य के अंदर पहुंच जाते हैं और वो वायरस की संरचना क्या है। वो माइक्रोस्कोप के बारे में हमने देखा कि जिससे हम छोटे छोटे कोशिका देख सकते हैं। तो वायरस एक कोशिका के उतने ही होते हैं और उसके अंदर ये न्यूक्लियस में, केंद्रक में जो डीएनए होता है, या कोरोना वायरस में आरएनए था, लेकिन वो आरएनए की वजह से ही वो एक वायरस, दो वायरस बनते हैं, दो वायरस चार बनते हैं। तो अगर एक वायरस शरीर के अंदर पहुंच गया तो वो बहुत सारे प्रजनन की वजह से वो बहुत सारे वायरस हो सकते हैं और जिस जीव के अंदर वो पहुंच गया उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और उसके कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिस्ट इन सबको पढ़ते हैं और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे वो और मल्टीप्लाई ना हो। तो ये इसी की उसकी वजह से हम कोविड को रोक सके कुछ हद तक। लेकिन ये वायरस जो है जब वो शरीर के बाहर होते हैं, किसी भी दूसरे जीव के शरीर के बाहर होते हैं, वहां पे उसको जीव नहीं होता है, मतलब उसके कोशिका कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जब ये किसी भी जीव के अंदर पहुंच जाता है तब वो काम करने लगता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के ये मानना है कि वायरस सिर्फ किसी और जीव के शरीर के अंदर ही जीवित होते हैं। तो ये सिर्फ कोरोना जैसी बीमारियों में नहीं, अगर आप लोगों को कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो वो भी एक वायरस की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब जुकाम होता है तो किसी और के सामने ऐसे चीखना नहीं और हाथ रखे खांसना है, ताकि ये वायरस जो है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे लोगों के शरीर में इन्फेक्ट ना करे। तो अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये सब आपको करना होगा और दूसरों को भी बताना होगा कि
जब जुकाम हो जाता है तो इस तरह की चीजें करने होते हैं कि मुंह ढककर खांसना होता है, चीखना होता है। और आप लोग इसकी वजह भी जानते हैं अभी, क्योंकि वायरस स्प्रेड होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं? केंद्रक जंतुओं में भी होता है। केंद्रक जंतुओं में भी होता है। केंद्रक जंतुओं में भी होते हैं, हाँ। जंतुओं में कोशिका है, और कोशिका है तो उसमें केंद्रक है। ठीक है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। तो ये तीन चीजें जो है वो सभी कोशिकाओं में होते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली। और कोई क्वेश्चंस है? तो हमने बहुकोशिक और एक कोशिक जीव देखे ना। तो ये एक कोशिक जीव जो है वो सिर्फ एक ही कोशिका है उसमें, और बहुकोशिक जीव में बहुत सारी कोशिका है, जैसे मनुष्य जो है। लेकिन प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिक जीव से ही इवॉल्व हुए हैं। तो पहले सभी जीव जो थे वो एक कोशिक जीव ही थे, बहुत बहुत साल पहले। लेकिन एक कोशिक जीव में बहुत सारे काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो दो तरह के एक कोशिक जीव बने जो अलग अलग काम करते हैं, वो एक साथ जुड़ गए और वो एक जीव बन गया। और ऐसे बहुत सारे कोशिका के बने जीव बनते रहे, तभी हमारा परिणाम होकर बहुकोशिक जीव बन गया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बैक्टीरिया जो है बहुत पुराने जीव है, क्योंकि बैक्टीरिया इस धरती पर मनुष्य इवॉल्व होने से भी बहुत साल पुराने बैक्टीरिया थे यहाँ पे, और तब से लेके अभी तक बैक्टीरिया है इवॉल्व होके। बाकी जो जितने भी जीव जंतु अभी दिख रहे हैं वो इससे इवॉल्व हुए हैं। और इनमें ऐसा हुआ कि क्योंकि बहुत सारे कोशिका आ गए तो अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करने लगे, इसीलिए हमें ऊतक जैसे चीजें दिखने को मिलती है जिसमें अलग अलग काम करते हैं। कभी मनुष्य के शरीर में भी सारे कोशिका एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिक जीव बन गए। इसीलिए जब एक कोशिक जीव था तो एक ही कोशिका में सारे काम हो जाते थे, पाचन, श्वसन, प्रजनन सब एक ही कोशिका में होता था। अभी भी अमीबा जैसे जीवों में ऐसे ही होता है। एक अमीबा में वो उसी ये कोशिका है तो खाना खाना होता है इसको, तो इसकी बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी खाने की वस्तु है, जो भी अमीबा खाता है, तो उसकी और ये बढ़ जाता है, ये कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली ही बन जाता है और उसको एनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है ऐसे। और जब ये कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा तो ये डाइजेस्ट होकर इसी का पार्ट अंग बन जाएगा। तो एक अमीबा ऐसे खाना खाता है सिर्फ एक कोशिका की मदद से। लेकिन मनुष्य में क्या है, ये खाना खाने के लिए एक अलग ही स्ट्रक्चर है, पाचन तंत्र है, और उसको डाइजेस्ट करके जो पोषक मिलते हैं, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो उसको बाकी जगह तक मिलाने के लिए अलग स्ट्रक्चर है। हमारा हृदय का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ये काम करते हैं। जो भी एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हमने खाने से लिया वो बाकी जगह तक पहुंचाने के लिए एक अलग सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये जब यहाँ पे जब अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं वहां पे रेस्पिरेशन होता है, यानी श्वसन की काम होता है। तो एक कोशिका से ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और दूसरी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चला आ जाता है, और इसको लंग्स तक पहुंचाते हैं, और लंग्स से हम बाहर की ओर डालते हैं उस हवा को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन भी इसी तरह हर एक अंग में चले जाते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उसको निकालने के लिए एक अलग
सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी वजह से हम अपशिष्ट वस्तुओं को निकाल देते हैं। लेकिन अमीबा में ये एक ही कोशिका सारी कार्य करते हैं। ये इसी कोशिका की वजह से जो अपशिष्ट वस्तु है उसको निकाल देते हैं, और ये चलता भी इसी की मदद से है। ये कोशिका की वजह से ही वो आगे बढ़ता भी है। लेकिन बहुकोशिक जीव जो है, जैसे मनुष्य और पक्षी है, उसको चलने के लिए या उड़ने के लिए दूसरा मसल्स, स्केलेटन, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन अमीबा को इस सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका से सारे काम करते हैं। सर हमारी कोशिका खाना कैसे खाती है सर? हाँ, तो हम खाना खाते हैं, और वो हमने वो डायग्राम देखी ना पाचन तंत्र की, तो वो डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन वो डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना जो हम खाते हैं, अगर जो भी खाना आप लोग खा रहे हैं, तो वो खाने को तोड़ तोड़ के उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकालते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटा मतलब कोशिका के अंदर चले जाते हैं वो, और हर एक कोशिका वो चीजें अपने अंदर लेकर उनका जो भी कार्य है वो करते हैं। वो हम आगे देखेंगे। जो भी कोशिका अंग के जो भी कार्य है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे कोशिका अंग है, वो इन जो खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। इसीलिए हमें खाना खाना होता है, क्योंकि जो खाने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन ये सब मिलते हैं, ये सब कोशिका के कार्य के लिए आवश्यक होता है। गुड क्वेश्चन। तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर, और आगे देखेंगे कि कोशिका के अंदर जो चीजें हैं वो क्या कार्य करते हैं और क्यों हैं। ठीक है।